हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी विभेद होते हैं। जनरल साइंस एक फिक्स पैटर्न पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चलती रहती है, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आजकल के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में रहता ही रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो ज़्यादातर लेटेस्ट अपडेट्स से रिलेटेड होते हैं। वो चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई DRDO की नई टेक्निक हो, या फिर वो अर्थ साइंसेस से रिलेटेड हो, या फिर वो न्यूक्लियर साइंसेस से रिलेटेड हो। इन सब से आजकल नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, हाइप में है। तो इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पहले हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि ये जो स्पेस है, ये जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, ये इसमें किस प्रकार के गतिविधियां होती हैं, किस प्रकार के कार्य होते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम लोग फिर अपना अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है। सौरमंडल के जो ग्रह हैं, 8 ग्रह, इन ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी। सौरमंडल और सौरमंडल के ऊपर जो आकाशगंगा है, ऐसी अनंत आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, इस यूनिवर्स में फ्लोट कर रही हैं। ये ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, अनंत है, असीमित है। यहाँ पर ये असीमित ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड को पृथ्वी से अगर हम अवलोकन करें, पृथ्वी से देखें, तो पृथ्वी से देखने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो वेधशालाएं कहलाती हैं। वेधशालाएं, ऑब्जर्वेटरीज कही जाती हैं। हबल और कैप्लर ऑब्जर्वेटरीज के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। हबल और कैप्लर ऑब्जर्वेटरीज नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने इंट्रोड्यूस किया था 2004 में हबल, और 2009 में कैप्लर को इंट्रोड्यूस किया था। भारत अब एक बहुत ही बड़े वेधशाला का एक हिस्सा बनने वाला है। इसका नाम है TMT, 30 मीटर टेलीस्कोप। ये दूरदर्शी है, जिसका जो व्यास होगा वो 30 मीटर का होगा। इसमें इंडिया के साथ साथ US, कनाडा, चाइना और जापान, इन कंट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये 5 कंट्रीज़ मिला करके ये TMT ऑब्जर्वेटरी को डेवलप कर रही हैं, और इसके द्वारा ब्रह्मांड के नए रहस्यों का खुलासा होगा, ब्रह्मांड के नए रहस्य इससे पता चलेंगे। वैसे 30 मीटर का जो व्यास है इस वेधशाला का, इससे भी बड़ा व्यास, सबसे आकार के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वेधशाला EELT है, यूरोपियन एक्स्ट्रा लार्ज टेलीस्कोप। ये दुनिया का व्यास के आधार पर सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा टेलीस्कोप है TMT। लेकिन आधुनिक स्तर पर, आधुनिक मानकों पर इस समय का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा यूज़फुल टेलीस्कोप TMT है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा 2017 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था लीगो ऑब्जर्वेटरी को। लीगो ऑब्जर्वेटरी रिसर्च को इंट्रोड्यूस करने के लिए,
लीगो का मतलब होता है लेज़र इंटरफेस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ये जो भूस्तरीय तरंगे हैं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय तरंगे हैं, ये गुरुत्वीय तरंगों के बारे में अभी तक इतना ज्ञान नहीं हो पाया है और इन पर रिसर्च चल रही है। ये गुरुत्वीय तरंगें पृथ्वी ही नहीं, हर ग्रह और सूर्य और इस ब्रह्मांड में सभी जगह पर व्याप्त हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती, बहुत ही सूक्ष्म तरंगे हैं। इन्हीं सूक्ष्म तरंगों का अध्ययन करने के लिए ये लीगो ऑब्जर्वेटरी इंट्रोड्यूस की गई है, जो भारत भी इसका भाग है। ये लीगो ऑब्जर्वेटरी लेज़र किरणों के द्वारा गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करेगी। इसे हवाई आइलैंड में मौना किया एक पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, उस पर स्थापित किया गया है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत के द्वारा वेधशालाओं में इस समय क्या हो रहा है, तो एक है निसार, नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसमें रेडियो तरंगों के द्वारा इस ब्रह्मांड में होने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं, क्षुद्र ग्रहों की गति है या इनकी जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं की गति है, इन सभी कक्षाओं की गतियों का अध्ययन इस निसार नामक वेधशाला के द्वारा, इस रडार के द्वारा किया जाएगा, परिलक्षित होगा। ये नासा और इसरो इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जो भारत में स्थापित किया जा रहा है। ये जो वेधशालाएं हैं, इन वेधशालाओं के आधार पर ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का खुलासा होता है। हमारे यहाँ भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रणेता, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। अभी इनकी 100वीं जन्म शताब्दी पर जो चंद्रयान 2 का लैंडर है उसका नाम विक्रम रखा गया था। इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का भारत का जनक माना जाता है। इन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पर भुखमरी और अशिक्षा और साफ़ सफाई इन सब की बहुत ज़्यादा कमी है, उस कमी को होने के बावजूद भी भारत जैसे विकासशील देश में अंतरिक्ष विज्ञान की क्या आवश्यकता है। तब उन्होंने ये बताया कि अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लोगों के अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस प्रकार से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की नींव रखी और इसरो की स्थापना 1969 में की गई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थापित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इससे भी पहले इसी का नाम इंकोस्पार हुआ करता था। इंकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एरोनॉटिक रिसर्च, ये कमिटी हुआ करती थी। इसी कमिटी का नाम बदल करके 1969 में इसरो कर दिया गया। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कर्नाटक में हासन नामक स्थान पर स्थापित है। यहाँ से सैटेलाइट्स को, उपग्रहों को सिग्नल भेजे जाते हैं माइक्रोवेव्स के द्वारा और वहाँ से सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं माइक्रोवेव्स के द्वारा। अब नई मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भी स्थापित हो चुकी है, मास्टर
कंट्रोल फैसिलिटी बी कहा जाता है। अब ये आप लोग बताइए कि अब इसरो ने अपनी नई मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बी कहाँ पर स्थापित की है, जल्दी से बताइए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। नई मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बी इसरो ने कहाँ स्थापित की है? इसके अतिरिक्त इसरो की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद में स्थापित है। शार श्रीहरिकोटा रेंज इसे कहा जाता है। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित है। यहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उपग्रह यान संचालित किए जाते हैं। अमित मौर्य जी ने आंसर तो दिया है मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर? मध्य प्रदेश आपका आंसर सही है, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर जगह का नाम, प्लेस का नाम जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बी इसरो ने कहाँ पर स्थापित की है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना त्रिवेंद्रम केरला में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड में संचालित हो रहा है। तो इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर, कहीं कहीं पर ये इसके अलग अलग सेंटर्स हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी ने सही आंसर दिया है भोपाल, और इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बी स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के भोपाल में। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से सिग्नल्स उपग्रहों को भेजे जाते हैं और उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं, और इस तरीके से सूचना का आदान प्रदान हो पाता है, टेलीकम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाता है। इसरो ने अपना सबसे पहला उपग्रह जो लॉन्च किया, इस उपग्रह का नाम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में जब इसे लॉन्च किया गया, तब जो टेक्निक यूज़ हुई थी, इस टेक्निक का नाम था साइट, सैटेलाइट इंटरफेस टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट। ये साइट जो टेक्नोलॉजी थी, फिर इसे नाम चेंज करके एक नया नाम दे दिया गया। ये नया नाम फिलहाल यूज़ किया जा रहा है। आर्यभट्ट ये फ्रेंच गायना से लॉन्च किया गया था। उस समय भारत में इतने अच्छे सुविकसित लॉन्चिंग स्टेशंस नहीं थे, तो फ्रेंच गायना से इसको लॉन्च किया गया। और फिर भारत के द्वारा जो पहली बार इंडिजीनियसली लॉन्च किया गया उपग्रह था, वो था रोहिणी। रोहिणी को SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाँ, अमृता राज जी ने एप्पल सही आंसर दिया है। रोहिणी 3 SLV-3 से लॉन्च किया गया। हमारे यहाँ लॉन्चिंग व्हीकल या प्रक्षेपण यान के भी कई सारे चरण हैं। जैसे सबसे पहला चरण है SLV-3, इसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है। फिर दूसरा चरण आया ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब
दूसरे चरण में हमारी जो तकनीकी प्रौद्योगिकी है अंतरिक्ष विज्ञान की, ये आई ASLV के रूप में। फिर तीसरे चरण में ASLV हो गया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब PSLV की सबसे अच्छी तकनीक विकसित की जा चुकी है और अब इससे भी आगे हम लोग मूव कर गए हैं 4th स्टेज पर, जिसे GSLV कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इस समय PSLV और GSLV दोनों ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनमें PSLV में तो इसरो को महारत हासिल हो ही गई है, GSLV में भी अब धीरे धीरे भारत आगे बढ़ रहा है। यहाँ अगर PSLV और GSLV की बात की जाए तो इन दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं। जैसे PSLV ज़्यादातर 3 स्टेजेस होता है, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। देखिए ये रॉकेट है, इस रॉकेट में ये फ्यूल चैम्बर बना है। PSLV में ये 3 चैम्बर्ड होता है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, जबकि GSLV में ये 4 स्टेज चैम्बर हो जाता है। वन, टू, थ्री, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, इस तरीके से ये 4 चैम्बर्ड होता है। GSLV 3 चैम्बर्ड होता है। ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया सैटेलाइट हमेशा पोलर ऑर्बिट में इस तरीके से मोशन करता रहता है, घूमता रहता है, जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, इसी के ही चारों तरफ इस तरीके से मूव करता रहता है। तो ये अंतर होता है। ये PSLV और GSLV में। इसके अतिरिक्त PSLV से लॉन्च करने पर उसे LEO या MEO ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, जबकि इससे स्थापित सैटेलाइट GEO ऑर्बिट में रहता है। LEO का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट 100 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच की होती है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 5000 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर के बीच की होती है, जबकि सबसे बड़ी ऑर्बिट होती है GEO की, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर उपग्रह को स्थापित करती है। तो ये अंतर PSLV और GSLV में होता है। PSLV में पृथ्वी घूमती रहेगी और उसके ऊपर इस तरीके से उपग्रह चक्कर लगाता रहेगा। कभी उपग्रह भारत के ऊपर होगा, कभी भारत से शिफ्ट हो जाएगा किसी दूसरी तरफ। यहाँ पर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की अगर हम बात करें, GEO की बात करें, तो अगर भारत के ऊपर किसी उपग्रह को रखा गया है और भारत सुबह से शाम को घूम करके यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो वो उपग्रह भी घूम करके भारत के ऊपर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये जियो सिंक्रोनस कहलाता है, हमेशा पृथ्वी की दिशा के समान ही गति करता है, इसीलिए इसे जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट नाम दिया गया है। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है,
GSLV के द्वारा जितने भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं वो सब पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही लॉन्च किए जाते हैं। यहाँ फ्यूल में भी अंतर होता है, ईंधनों में भी अंतर होता है। ज़्यादातर GSLV में लिक्विड फ्यूल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, द्रवित ईंधन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जबकि PSLV में सॉलिड फ्यूल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले जो फ्यूल यूज़ होता था वो HTPB होता था, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसके साथ जो ऑक्सीडाइज़र यूज़ किया जाता था, ये ऑक्सीडाइज़र होता था अमोनियम परकोलेट। सबसे पहला ईंधन PSLV और GSLV के लिए यही बनाया गया था, HTPB, और HTPB के साथ ऑक्सीडाइज़र के रूप में अमोनियम परकोलेट का यूज़ होता था। फिर इसके बाद द्रवित ईंधन बनाया जाने लगा अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्राजीन, और इस ईंधन के साथ ऑक्सीडाइज़र के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का यूज़ किया जाने लगा। इस समय ठोस ईंधन को बनाने के लिए MMH का यूज़ किया जा रहा है, मोनोमिथाइल हाइड्राजीन का यूज़ किया जा रहा है, और इसके साथ जो ऑक्सीडाइज़र यूज़ किया जा रहा है ये है नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग अपने चरण में परिवर्तन कर रहे हैं, धीरे धीरे ईंधनों में परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार ईंधन बनाने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइज़र यूज़ किया गया? अमोनियम परकोलेट। इस समय कौन सा हो रहा है? नाइट्रोजन गैस। ये ईंधन हैं रॉकेट साइंस के। हम हमेशा जानते हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। गैस को अगर हमें द्रवित अवस्था में लाना है, विनी शुक्ला जी, इतनी इन्फॉर्मेशन कौन पूछता है? तो हम ये बता दे रहे हैं, ये भी पूछी जाती है। और ये आपको समझना है कि ठोस, द्रव और गैस में जब गैस जो है, गैस को जब द्रवित अवस्था में लाया जाएगा तो गैस को द्रवित अवस्था में लाने के लिए हमें तापमान कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, और प्रेशर हाई करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों अंतर करने पड़ेंगे। कंडेंसेशन करना पड़ेगा, और कंडेंसेशन करने के लिए कम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -200 -250 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है। तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें जो हैं ये द्रवित अवस्था में आ पाती हैं। तो बहुत कम तापमान को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। तो आपने क्रायोजेनिक इंजन्स के नाम सुने होंगे। भारत में क्रायोजेनिक इंजन की शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो इन्होंने क्रायोजेनिक टेक्निक को भारत में विकसित करने पर ये तमगा हासिल किया, ये उपाधि प्राप्त की। यहाँ पर ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब द्रवित अवस्था में करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन्स की ही सहायता ली जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अभी के हाल ही के कुछ मिशंस के बारे में। 2008 में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था।
PSLV C40 से इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्चिंग हुआ। PSLV C40 से मंगल मिशन की लॉन्चिंग हुई। GSAT मार्क 3 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। PSLV C40 जो है इसरो का सबसे अधिक प्रक्षेपण यानों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड ब्रेक करता है। ये 100वां अभियान था इसरो का, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100वें अभियान से C40 से मिशन मंगल को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 को C11 से लॉन्च किया गया, जबकि चंद्रयान 3 को GSLV सैटेलाइट GSAT मार्क 3 से लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर PSLV और GSLV जो तकनीक है इनका और ज़्यादा विकास भारत में किया जा रहा है। ये जो मार्क 3 आपने देखा है, मार्क 3 ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे बोलते हैं मार्क 1। इस ध्वनि की चाल यानी कि 1 सेकंड में ध्वनि की चाल 332 मीटर दूरी तय करती है। इसकी दुगनी चाल अगर कर दें तो वो मार्क 2 हो जाएगा, और इसकी 3 गुनी चाल कर दें तब ये हो जाएगा मार्क 3। तो ये GSAT मार्क 3 को ध्वनि की 3 गुनी चाल से लॉन्च किया गया था। GSAT मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। अब इसरो का जो मिशन अभी हाल ही में एक लॉन्च किया गया, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से, दिव्य शक्ति के नाम से लॉन्च किया गया था। ये मार्च अप्रैल में या जून में लॉन्च हुआ था। इसका कार्य था कि अंतरिक्ष में जो कचरा उत्पन्न हो जाता है उस कचरे का निवारण कैसे किया जाए, या फिर जिस उपग्रह का काम फिनिश हो गया अंतरिक्ष में, जो उपग्रह अब यूज़ नहीं हो रहा, बेकार हो गया है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसको वहाँ से कैसे हटाया जाए, डिसफंक्शन किया जाए। इस तकनीक को भी इसरो ने विकसित कर लिया है। इसरो ने अपने ASAT मिसाइल के द्वारा, एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा LEO ऑर्बिट में अपने ही मिसाइल को, अपने ही सैटेलाइट को गिरा दिया, और ये दुनिया को दिखाया कि हम भी अब इस तकनीक को धारण करते हैं कि हम खुद अपने वर्किंग सैटेलाइट को या नॉन वर्किंग सैटेलाइट को समाप्त कर सकें। इसे बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सराहना मिली है इस कार्य को। गगन यान नाम से इसरो ने 2022 में अपना एक अंतरिक्ष यान प्रस्तावित किया है। इस गगनयान प्रोजेक्ट के द्वारा, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इसरो का। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे पहले अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले जो व्यक्ति थे, यूरी गैगरिन, इनकी मृत्यु हुई। ये दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में पैदल यात्रा की। और ऐसा ही कुछ अब भारत का इसरो 2022 में करने जा रहा है। गगनयान के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भ्रमण करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, पैदल अंतरिक्ष में चलेंगे। ये प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है गगनयान, जो 2022 में होगा। अभी इसरो ने मंगल और चंद्रमा पर अपना प्रक्षेपण यान भेजा था। अब सूर्य पर भी अपना अंतरिक्ष यान भेजने की योजना है। इसे आदित्य नाम दिया गया है।
ये सूर्य की जो सबसे निकटतम कक्षा है वहाँ पर जाकर के सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेगा, सूर्य के तापमान का अध्ययन करेगा। ये आदित्य मिशन नाम रखा गया है। गगनयान जैसा ही एक और भी चीज़ है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो नाम है गगन। गगन अलग है, गगनयान अलग है। देखिए गगन जो है इसका फुल फॉर्म होता है जियो ऑगमेंटेड जीपीएस एडेड नेविगेशन सिस्टम, GAGAN, गगन। जैसे आप लोग मोबाइल में जीपीएस यूज़ करते हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मैप देखते हो, गूगल मैप, आपको आपकी लोकेशन पता चलती है। ये नासा का एक प्रोजेक्ट है। भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित प्रणाली से जो नेविगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, उस नेविगेशन सिस्टम का नाम रखा गया है गगन। जीपीएस की टेक्नोलॉजी से ही इसे विकसित किया गया है, जियो ऑगमेंटेड जीपीएस एडेड नेविगेशन सिस्टम। भारत का जो एडवांस्ड लाइट एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है ध्रुव, इस ध्रुव पर ये गगन को फिट किया गया है, लगाया गया है। और इस तरीके से भारत में आर्मी के लिए स्वदेश निर्मित नेविगेशन टेक्नोलॉजी गगन के रूप में विकसित की जा रही है। तो ये गगन अलग है और ये गगनयान जो है ये इसरो का प्रोजेक्ट है। यहाँ अभी हम लोगों ने इसरो के बारे में बात की, अब हम लोग थोड़ा डीआरडीओ के बारे में भी बात कर लेते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में रक्षा अनुसंधान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जो संस्था कार्य कर रही है उसका नाम है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना वैसे 1958 में किसी और नाम से की गई थी, इसका ऑफिशियल नेम 1980 में रखा गया। इस समय डीआरडीओ के हेड हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसरो के हेड तो सभी को पता है के सिवन है। जी सतीश रेड्डी इस समय डीआरडीओ के हेड हैं। भारत में मिसाइल, टैंक, एंटी टैंक या सबमरीन, वॉरशिप, वायुयान, हेलीकॉप्टर, रक्षा क्षेत्र से जुड़े जितने भी प्रौद्योगिकी उपकरण हैं, इन सभी को बनाने और सभी का अनुसंधान करने का अधिकार डीआरडीओ के पास ही है। पहले हम लोग मिसाइल की बात करते हैं। भारत में मिसाइल को भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल। पहले हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। क्रूज मिसाइल उसे कहा जाता है जो किसी केमिकल वॉरहेड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए। केमिकल वॉरहेड मतलब रासायनिक विस्फोटकों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए, जैसे टीएनटी हुआ, आरडीएक्स हुआ, डायनामाइट हुआ, ये सब केमिकल वॉरहेड हैं, रासायनिक विस्फोटक हैं। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, रिसर्च डिज़ाइन एक्सप्लोजिव, इसे अमेरिका में साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की, जिसके आधार पर नोबल पुरस्कारों को रखा गया। ये सब केमिकल वॉरहेड हैं। इन केमिकल वेपन्स को, रासायनिक हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य
क्रूज मिसाइल के द्वारा किया जाता है। क्रूज मिसाइल के अतिरिक्त न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं, नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर वॉरहेड, जैसे एटम बम हुआ, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम हुआ, इस तरीके के नाभिकीय हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाली मिसाइल कहलाती है बैलिस्टिक मिसाइल। और कुछ मिसाइल जो टैंक को नष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं उन्हें एंटी टैंक मिसाइल्स कहा जाता है। ये सुपर सोनिक भी हो सकती हैं, सब सोनिक भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। ध्वनि की चाल से तेज चलने वाले मिसाइल्स को सुपरसोनिक कहा जाता है और ध्वनि की चाल से कम चलने वाली मिसाइलों को सबसोनिक मिसाइल्स कहा जाता है। क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो क्रूज मिसाइल में नाम आता है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी रेंज 290 किलोमीटर की है। ये दो नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। बेसिकली इसे रशिया से लिया गया था और रशिया की रूस की कैपिटल है। ये रूस की कैपिटल मॉस्को कहलाती है और मॉस्को मॉस्कोवा नदी के किनारे है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी, इन दोनों नदियों से मिलकर के नाम पड़ा है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये क्रूज मिसाइल है। केमिकल वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है और बहुत ही सक्सेसफुल मिसाइल कही जाती है। अचूक मारक क्षमता है इसकी, इससे मारने पर कभी भी निशाना चूकता नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्भय मिसाइल क्रूज मिसाइल है। निर्भय मिसाइल बहुत ही कम रेंज की मिसाइल मानी जाती है, मात्र 9 किलोमीटर इसकी मिसाइल मारक क्षमता है। ये भारत के द्वारा ही निर्मित मिसाइल है। तो ये क्रूज मिसाइल्स हैं जो रासायनिक हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में सक्षम हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल उन्हें कहा जाता है जो नाभिकीय हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर बनाए जाते हैं। नाभिकीय हथियार जैसे परमाणु बम और एटम बम, हाइड्रोजन बम को ले जाने में सक्षम। इन्हें भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: SRBM, MRBM, ICBM। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये 3 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जाती हैं। जिन बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर से कम हो उन्हें SRBM कहा जाता है। जिन मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर के बीच हो उन्हें MRBM कहा जाता है। और जिन मिसाइलों की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो उन्हें ICBM कहा जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखा गया है। SRBM में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली इंडिजिनस मिसाइल का नाम आता है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल थी
इट वॉज द फर्स्ट इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया। यहां पर पृथ्वी मिसाइल के 3 संस्करण आ चुके हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की जो रेंज है ये है 350 किलोमीटर, ये 450 किलोमीटर और ये 550 किलोमीटर। पृथ्वी 3 जो संस्करण है सबसे एडवांस संस्करण है, इसे जल से वायु में मारक क्षमता के द्वारा मारा जा सकता है। इसको धनुष नाम भी दिया गया है। धनुष मिसाइल जो है पृथ्वी 3 है, पृथ्वी का ही संस्करण है। ये जल से वायु में, समुद्र सतह से वायु में मार करने में सक्षम मिसाइल है। भारत की पहली इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी। अस्त्र की रेंज मात्र 30 किलोमीटर है, बहुत ही कम रेंज है, लेकिन इसकी मारक क्षमता, इसका निशाना अचूक है। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। शौर्य भी SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी भी जो मारक क्षमता है अचूक है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये वार करती है। एंटी टैंक मिसाइलों में, बैलिस्टिक मिसाइलों में एक नाम आता है अग्नि का। अग्नि मिसाइल सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके 5 संस्करण आ चुके हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। तो यहाँ पर हमको ये बात देखने वाली है कि अग्नि के कितने संस्करण इस समय मौजूद हैं, वर्किंग कंडीशन में हैं। तो वो हैं ये 3, 1, 2, 3 इंडियन आर्मी में वर्क कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड हैं। अग्नि 4 और अग्नि 5 पर वर्क चल रहा है, इनका भी ट्रायल हो चुका है और ये ट्रायल भी पूरी तरह से अच्छे रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। अग्नि की रेंज जानने का भी बड़ा आसान तरीका है। 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, 5000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता। अग्नि 5 भारत के पास एक ही ICBM है, इंडियाज़ ओनली ICBM, भारत की एकमात्र ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये है अग्नि 5। इसे उस समय की साइंटिस्ट टेसी थॉमस ने विकसित किया था, महिला साइंटिस्ट थी ये। हमारे यहाँ भारत में महिला साइंटिस्ट ने भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, जैसे इस समय चंद्रयान 2 और मिशन मंगल में भी ऋतु करिथल श्रीवास्तव और इनके जैसी अनेक महिलाएं शामिल थीं, और इन्होंने भारत में महिला वैज्ञानिकों का नाम काफ़ी रोशन किया, और उन्हीं में से पहले थी टेसी थॉमस, जिन्होंने अग्नि 5 को विकसित किया था। एंटी टैंक मिसाइल जो तीसरे प्रकार की मिसाइल है, उसमें नाम आता है नाग का। नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस वर्क करती है, 30 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये एक बहुत अच्छे हथियार के रूप में भारतीय सेना के द्वारा देखी जा रही है। बहुत ही अच्छा इसका रेस्पॉन्स भी रहा है। इसके अतिरिक्त पिनाका है, ये पिनाका मल्टी बैरल एंटी टैंक मिसाइल है। एक साथ में कई सारे मिसाइल पिनाका से लॉन्च किए जा सकते हैं,
और इस तरीके से ये मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम बन जाता है जिसका नाम है पिनाका। अभी हम लोगों ने बात की मिसाइल्स के बारे में। भारत में मिसाइल के अलावा और भी कई सारी टेक्निक्स विकसित की जा रही हैं। जैसे युद्धपोत में अगर बात करें तो इस समय INS खांदेरी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। खांदेरी सीरीज़ का है ये युद्धपोत। ये भारतीय तकनीक इसमें धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट हो रही है। वैसे इसे दूसरे देश से लिया गया है, रशिया से लिया गया है। ऐसे ही रशिया से लिया गया था INS विक्रमादित्य को। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल सर्विस। INS विक्रमादित्य इस समय भारतीय युद्ध बेड़े का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसे रूस से लिया गया था और रूस में इसका नाम हुआ करता था एडमिरल गोर्शकोव। एडमिरल गोर्शकोव को फिर भारत में जब परचेज किया तो इसका नाम रख दिया गया INS विक्रमादित्य। भारत की सबसे पहली समुद्री पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी, फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया है INS अरिहंत। ये भी रूस से ही परचेज की गई नेरपा सीरीज़ की ये पनडुब्बी हुआ करती थी। इसके द्वारा एटॉमिक यानी कि एटम बम और हाइड्रोजन बम को मिसाइल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है और विस्फोट किया जा सकता है। तो भारत की पहली एटॉमिक सबमरीन, भारत की पहली परमाणुवीय पनडुब्बी है अरिहंत। जबकि भारत की स्वदेश निर्मित पहली पनडुब्बी थी INS शल्की। ये स्वदेश निर्मित पनडुब्बी थी, परमाणु पनडुब्बी नहीं थी। अभी तक भारत ने कोई भी परमाणु पनडुब्बी का निर्माण नहीं किया है। भारत में युद्ध बेड़े में जो अभी शामिल है परमाणु पनडुब्बी वो है INS अरिहंत जो रूस से ली गई है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब बहुत ही हल्का वायुयान जो लड़ाई में सहायता करेगा। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला है। इसका नाम रखा गया है तेजस। तेजस भारत का पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अभी हमने जो ध्रुव की बात की थी, ये ध्रुव भारत का पहला एडवांस्ड हैवी एयरक्राफ्ट हुआ करता था। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित हो चुके हैं। बहुत सारे और भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। यहाँ और भी अनेक साइंस और प्रौद्योगिकी में कार्य चल रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने। सभी लोग राहुल प्रताप भारती सरफेस टू सरफेस, रामसुत वर्मा सरफेस टू सरफेस, वेरी गुड। राहुल प्रताप भारती INS अरिहंत, ये सब बोल रहे हैं, वेरी गुड। अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बौद्धिक क्षमता के बारे में भी बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जो आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम ना करके किसी और के द्वारा काम करें। जैसे आपने ऐड देखे होंगे एलेक्सा वाला, गूगल के जो इक्विपमेंट आ रहे हैं, आप उनसे बोलो सॉन्ग चलाएं, आप उनसे बोलो लाइट डिम करें। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को नया नाम दिया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में IoT क्या है। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वस्तुएं
वस्तुओं को आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि वो आपके अनुसार कार्य करें, लाइट डिम हो जाए, अपने आप सॉन्ग चल जाए, अपने आप क्लीनिंग हो जाए, ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, IoT के अंतर्गत आते हैं। भारत में कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कई सारे काम हुए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हुआ करता था परम 8000। ये परम 8000 बढ़ते बढ़ते परम 10,000 हुआ, परम 20,000 हुआ, और इस समय प्रत्युष और मिहिर नाम के भारत के सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। ये दुनिया में चौथे सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर्स हैं, प्रत्युष और मिहिर नाम के। ये सुपर कंप्यूटर धीरे धीरे गीगाफ्लॉप से पेटाफ्लॉप की तरफ मूव कर चुके हैं। पेटाफ्लॉप बहुत ही तेज़ चलने वाली एक डिवाइस है जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में बहुत तेज़ गति से प्राप्त किया जा सकता है। आज हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत के क्षेत्र में होने वाले जो नए चेंजेस हैं उनके बारे में कुछ समझा, कुछ बातचीत की। अभी इस सेगमेंट में और भी बहुत कुछ बाकी है। आज ये फर्स्ट लेक्चर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। आगे इन्हीं सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए।